बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्काईलाइन क्लासरूम। स्काईलाइन क्लासरूम में आज का टॉपिक है एरर डिटेक्शन और पार्ट 4 है। हमने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 किया था। उसकी कंटिन्यूएशन में मैंने पार्ट 4 भी बनाया है, जिसमें आज हम सीखेंगे कि इंग्लिश ग्रामर के अंदर, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कौन कौन सी कॉमन सी मिस्टेक्स जो हैं वो हम करते हैं। तो आइए सीखते हैं। सबसे पहला सेंटेंस देखें, डिस्कस और डिस्क्राइब अबाउट द प्रॉब्लम। ये अक्सर आपने सेंटेंस पढ़ा होगा एग्ज़ाम के अंदर भी, टेस्ट पेपर्स के अंदर भी। डिस्क्राइब या डिस्कस का जो वर्ड है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर आप देखें, इसमें इस सेंटेंस के अंदर कौन सी एरर है। डिस्कस और डिस्क्राइब अबाउट द प्रॉब्लम। डिस्कस और डिस्क्राइब जो है वो वर्ब हैं और अबाउट जो है वो प्रीपोजिशन है और द प्रॉब्लम जो है वो आपका ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात नहीं हो रही, यहाँ पर बात हो रही है प्रीपोजिशन की, जो कि अबाउट है। अब यहाँ पर अबाउट अगर नहीं आएगा तो फिर क्या आएगा? डिस्कस द प्रॉब्लम, अबाउट द प्रॉब्लम। और अगर आना चाहिए तो क्या आएगा, और अगर नहीं आना चाहिए तो अबाउट क्यों नहीं आएगा, वजह क्या है? तो मेरे हिसाब से यहाँ पर अबाउट नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो डिस्कस और डिस्क्राइब है, ठीक है, ये आप इसे समझ लें इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर है कि आप किसी से डायरेक्टली जब बात करते हैं डिस्कस या डिस्क्राइब, तो वो ऑलरेडी जो है डिस्क्रिप्शन में चला जाता है, वजाहत में। ठीक है, बहस करें के बारे में नहीं, ठीक है, किसी चीज़ को बहस करें या किसी चीज़ को डिस्क्राइब करें। तो जब आप के बारे में बात ही नहीं कर रहे तो अबाउट लगाना ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर जो डिस्कस है, डिस्कस और डिस्क्राइब द प्रॉब्लम होगा, अबाउट नहीं आएगा। और सेंटेंस के अंदर मैंने जब इसको रिसर्च किया तो आप काफ़ी सेंटेंसेस देखेंगे डिस्कस भी अपने साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लेता और डिस्क्राइब जो है वो भी प्रीपोजिशन नहीं लेता, ख़ास तौर पर अबाउट तो बिल्कुल भी नहीं लेता। ठीक है जी। हाँ, एक दो और जगह मैंने सेंटेंसेस देखे थे जहाँ पर डिस्कस या डिस्क्राइब के साथ प्रीपोजिशंस थे, मगर वो अबाउट फिर भी वो नहीं थे। तो इस सिचुएशन में तो आप अबाउट बिल्कुल भी नहीं लगा सकते। ठीक है, क्योंकि डिस्कस या डिस्क्राइब आप किसी चीज़ को करते हैं, ठीक है, के बारे में नहीं करते। अच्छा जी, उसके बाद दूसरा सेंटेंस देखें, देयर वर मैनी पीपल इन द मीटिंग। देयर वर, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखें, देयर सब्जेक्ट है आपका और वर्ब जो है वो पीपल को फॉलो कर रहा है, क्योंकि पीपल जो हैं, मैनी पीपल जो हैं वो आपके ऑब्जेक्ट हैं। तो उसके मुताबिक आपने यहाँ पर वर्ब को इस्तेमाल किया, देयर वर मैनी पीपल इन द मीटिंग, मीटिंग में। यहाँ पर इशू क्या है, यहाँ पर प्रॉब्लम कौन सा है, मिस्टेक कौन सी है? वो है इन की। इन क्यों नहीं आएगा? इन की जगह पर दूसरा क्या आएगा, देखते हैं। इन नहीं आएगा, एट आएगा। अच्छा, एट क्यों आएगा? वो इसलिए कि मीटिंग देखें एक किस्म की जो है जगह नहीं है। मीटिंग एक आप ऐसे समझ लें इवेंट है, ठीक है। तो वहाँ पर एज ए इवेंट जब आप किसी चीज़ को लेते हैं तो वहाँ पर इन नहीं बल्कि एट को इस्तेमाल किया जाता है, वो एज ए होल इस्तेमाल हो रहा है। मीटिंग जो है वो एक इवेंट एज ए होल जो है ना, बात हो रही है उसकी। तो जब किसी भी चीज़ को एज ए होल आप लें, ठीक है, एक चीज़ को या एक से ज़्यादा चीज़ों को जब आप एक ही साथ में उसको एज ए होल लेंगे तो वहाँ पर आप एट, और इवेंट के तौर पर लेंगे तो वहाँ पर आप इन नहीं बल्कि एट लगाएंगे। ठीक है जी, कोई जगह नहीं है जो हम यहाँ पर इन लगाएंगे, या कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके अंदर हम जाएं या किसी चीज़ के बीच में हम जाएं तो वहाँ पर हम इन लगाएं, बल्कि यहाँ पर एट होगा। तो देयर वर मैनी पीपल एट द मीटिंग, क्योंकि एट हम क्यों लगा रहे हैं, वो एज ए होल हम एक इवेंट की तरह पर ले रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद है ही केम विद बैग एंड बैगेज। वो अपने साजो सामान के साथ आया, यानी अपने सामान के साथ आया। तो यहाँ पर देखें कौन सा इशू है। ही केम सब्जेक्ट वर्ब, वर्ब की सेकंड फॉर्म है और सब्जेक्ट ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। बैग एंड बैगेज जो फ्रेज़ है साजो सामान के लिए इस्तेमाल होता है। विद जो है प्रीपोजिशन है। अब मेरे हिसाब से यहाँ पर विद नहीं आना चाहिए,
ठीक है जी। दूसरा कौन सा आना चाहिए? मेरे हिसाब से दूसरा भी कोई नहीं आना चाहिए, आप विद को हटा दें, क्योंकि ये सेंटेंस आपने अगर सुना हो या बोलते हुए देखा हो अंग्रेज़ों को, तो वो विद का इस्तेमाल नहीं करते। और क्यों नहीं करते इस्तेमाल? विद को हम माइनस अगर करें तो ये सेंटेंस बनेगा ही कैम बैग एंड बैगेज, क्योंकि ये जो बैग एंड बैगेज जो है वो एज इडियोमेटिक फ्रेज़ है। ठीक है, इडियोमेटिक फ्रेज़ किसे कहते हैं? एक मुहावराती फ्रेज़ है, मुहावरा है। तो यहाँ पर जब आप विद को लगाते हैं तो विद के साथ की मीनिंग देता है। हालांकि ये जो बैग एंड बैगेज है वो ऑटोमेटिकली मीनिंग देता है इडियोमेटिक में, इडियम में साजो सामान के साथ, यानी जब वो ख़ुद ही मीनिंग दे रहा है साजो सामान के साथ, तो वहाँ पर विद लगाने की, यानी एक्स्ट्रा विद लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है हमें। हम सिंपल क्या करेंगे, ही कैम बैग एंड बैगेज, वो साजो सामान के साथ आया। ठीक है जी, तो यहाँ पर विद नहीं आएगा। उसके बाद है आई कैन सी फ्रॉम योर ट्रिक्स, यानी मैं तुम्हारी ट्रिक्स को समझता हूँ, देख सकता हूँ, जो तुम हथकंडे जो है ना इस्तेमाल कर रहे हो, जो ट्रिक्स तुम इस्तेमाल कर रहे हो, मैं उसको देख सकता हूँ, उनमें से देख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर है मैं उनमें से देख सकता हूँ। अब आई कैन मॉडल वर्ब है, सी कैन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, तो यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ठीक है, कोई इशू नहीं है। फ्रॉम योर ट्रिक्स, अब यहाँ पर प्रीपोजिशन है फ्रॉम। देखें, जब आप कहते हैं ना कि मैं आपकी हथकंडों को या आपकी जो ये साजिशें हैं या आपकी जो ट्रिक्स हैं, मैं इनको अच्छे से समझता हूँ, देख सकता हूँ मैं इनको, तो वो बात हो रही होती है किसी भी चीज़ के जब आप डिटेल में अंदर से होकर जाएं, क्योंकि छुपी हुई जो चीज़ है ना, ट्रिक्स क्या होती हैं? छुपी हुई चीज़ें होती हैं ना, जब आप उनके अंदर से आप देख सकते हैं तो वहाँ पर फ्रॉम नहीं आएगा। ठीक है, वहाँ पर क्या होना चाहिए? जब किसी भी चीज़ के अंदर से आप होकर, छुपी हुई चीज़ के अंदर से दूसरी जानिब आप देख रहे हैं उसको, तो वहाँ पर आई थिंक के फ्रॉम की जगह पर थ्रू आना चाहिए। तो जुमला क्या होगा? आई कैन सी थ्रू योर ट्रिक्स। ठीक है, मैं तुम्हारी इन ट्रिक्स को समझता हूँ, देख सकता हूँ, इन साजिशों के पीछे से मैं देख सकता हूँ, या इन हथकंडों के पीछे से मैं देख सकता हूँ। तो यहाँ पर आई कैन सी थ्रू योर ट्रिक्स। उसके बाद है ही वॉज डिप्राइव्ड फ्रॉम हिज बिलोंगिंग्स। ठीक है, उसको अपने जो बिलोंगिंग्स यानी सामान थे या जो भी चीज़ें उसके साथ थी उससे महरूम रखा गया। ठीक है, उसको नहीं दिए गए। डिप्राइव जो है वो फ़िक्स प्रीपोजिशन में आता है। अगर आपने मेरी प्रीपोजिशन की वीडियो वो देखी हो जिसमें फ़िक्स्ड प्रीपोजिशंस मैंने आपको पढ़ाए थे, तो उसमें मैंने एक लिस्ट आपको जो है ना प्रोवाइड की थी, उस लिस्ट के अंदर थी वीडियो के अंदर, जिसमें डिप्राइव भी था। डिप्राइव जो है महरूम की मीनिंग देता है और ये हमेशा अपने साथ एक फ़िक्स प्रीपोजिशन लेता है। फ्रॉम तो नहीं है वो। अब अगर फ्रॉम नहीं है तो वो क्या है? वो है ऑफ। ही वॉज डिप्राइव्ड ऑफ हिज बिलोंगिंग्स। ठीक है, ये फ़िक्स प्रीपोजिशन है, इस वजह से यहाँ पर फ्रॉम को हटा के हम ऑफ पर लगाएंगे। अच्छा जी, स्मोकिंग इज़ इंजूरियस फॉर हेल्थ। ठीक है, स्मोकिंग इज़ इंजूरियस फॉर हेल्थ, यानी जो स्मोकिंग है वो सेहत के लिए हानिकारक है या वो नुकसानदेह है। अब यहाँ पर जो स्मोकिंग एज ए जरंड इस्तेमाल किया गया है, एज ए नाउन इस्तेमाल किया गया है, और इज़ इंजूरियस एडजेक्टिव के साथ ठीक है। अब यहाँ पर जो फॉर हेल्थ है यानी सेहत के लिए, तो ठीक है, आई डोंट थिंक कि यहाँ पर कोई इशू है। आप भी यही सोच रहे होंगे, पर यहाँ पर एक इशू है, फॉर नहीं आएगा क्योंकि इंजूरियस अपने साथ फॉर को नहीं लेता। ये भी आप ऐसे समझ लें, प्रीपोजिशनल फ्रेज़ के अंदर जब आप इनकी डिटेल में जाएंगे तो जब इंजूरियस को इस्तेमाल किया जाता है अक्सर तौर पर, तो वो ट्रू के साथ इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इंजूरियस ट्रू, स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू द हेल्थ या टू हेल्थ। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम आते हैं शी रिजेंबल्स विद हर पेरेंट्स। शी रिजेंबल्स यानी वो दिखती है, एक जैसी दिखती है किसके? अपने पेरेंट्स के। तो यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखें, शी रिजेंबल्स, ठीक है, शी के साथ जो रिजेंबल की ई एस फॉर्म जो हमने लगाया या एस फॉर्म जो लगाया है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम लगाते हैं क्योंकि शी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो ये रिजेंबल्स ही होगा।
विद हर पेरेंट्स। अब यहाँ पर प्रीपोजिशन का इशू है। अब देखें, आप रिजेंबल की मीनिंग अगर देखेंगे, वर्ब की मीनिंग देखेंगे रिजेंबल की, तो वो है एक जैसा दिखना, ठीक है, किसी के साथ एक जैसा दिखना। अब लाजिम इस बात है, जब आप कहते हैं रिजेंबल यानी किसी के साथ एक जैसा दिखना, तो वो ऑटोमेटिकली मीनिंग देता है कि किसी के साथ एक जैसा दिखने की मीनिंग देता है। तो किसी के साथ के लिए या साथ के लिए हम विद की ज़रूरत नहीं है। आई डोंट थिंक कि यहाँ पर विद हमें लगाना चाहिए। और रिजेंबल ख़ुद मीनिंग दे रहा है उसकी, जैसे मैंने आपको बैगेज वाला बताया, यहाँ पर भी बिल्कुल इसी तरीके से है। तो यहाँ पर विद लगाने की कोई हमें ज़रूरत नहीं है। तो सेंटेंस क्या होगा, शी रिजेंबल्स हर पेरेंट्स, ठीक है। और ये मैं जितनी भी चीज़ें आपको बता रहा हूँ, ये मैं अपनी पर्सनल एक रिसर्च है, अंडरस्टैंडिंग है। मैंने काफ़ी जो है ना सेंटेंसेस, काफ़ी रिसर्च की, काफ़ी आर्टिकल्स पढ़े, और ख़ुद मैंने अपने जितने एक्सपीरियंस से, जितने भी मैंने अपने मिस्टेक्स सही की थी, उनमें से ये आपको पढ़ा रहा हूँ। आप इन सेंटेंसेस के अंदर अगर डिसएग्री करते हैं, डिफ़र करते हैं, तो आपका बिल्कुल हक है। अगर आप डिफ़र करते हैं, मुझे सिर्फ वजह बता दीजिएगा ताकि मैं भी अपनी करेक्शन कर लूँ, ठीक है जी। आगे चलते हैं। शी वॉज़ ब्लाइंड फ्रॉम वन आई, वो अंधी थी एक आँख से। अब यहाँ पर शी वॉज़ ब्लाइंड, ठीक है, ब्लाइंड एडजेक्टिव है, वॉज़ शी के साथ वॉज़ ही आएगा। फ्रॉम वन आई, एक आँख से, तो यहाँ पर प्रीपोजिशन का इशू हो सकता है फ्रॉम, एक आँख से, एक आँख से। देखिए, जब कोई बाहर, यहाँ पर फ्रॉम नहीं आना चाहिए। मैं ये बताने लगा हूँ कि यहाँ पर फ्रॉम नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? देखिए, आँख आपकी अपनी है, आपकी बॉडी का एक हिस्सा है, वो आपके अंदर है। तो फ्रॉम हम तब लगाते हैं जब बाहर की कोई चीज़ें हों, ठीक है, कोई एक्सटर्नल चीज़ें हों, तो यहाँ पर तो फ्रॉम नहीं आना चाहिए। फ्रॉम का कॉन्सेप्ट है एक्सटर्नल चीज़ों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। और आँख जो है आपके अंदर है, आपकी बॉडी के अंदर एक ऑर्गन है, तो यहाँ पर फ्रॉम नहीं आना चाहिए। तो आना क्या चाहिए? अंदर के लिए, जब अंदर की चीज़ है तो वहाँ पर आई थिंक के इन आना चाहिए, ठीक है जी। तो शी वॉज ब्लाइंड इन वन आई, यही एग्जैक्ट मैंने रिसर्च भी की थी, तो वहाँ पर बिल्कुल इन ही इस्तेमाल किया जाता है इंग्लिश ग्रामर के अंदर। ये शॉकिंग लगेंगे आपको, आज के जो मैं वीडियो में आपको ये एरर्स बता रहा हूँ, ये थोड़े बहुत शॉकिंग आपको लगेंगे, क्योंकि हम अक्सर तौर पर इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते और गलती कर रहे होते हैं। मैं ख़ुद गलती कर रहा था जब मैंने ख़ुद इनको रिसर्च किया इन सारी चीज़ों को, तो मुझे पता चला कि ये हम तो मिस्टेक्स करते थे। तो आपके लिए भी थोड़ा सा शॉकिंग होगा, पर एग्जैक्ट एक्चुअल जो ग्रामर है उसके अंदर आप इन ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी। और मैं वजह भी बताता हुआ जा रहा हूँ, जो मैंने हर एक प्रीपोजिशन, हर एक जो एरर्स है उसकी कोशिश की है कि आपको वजह बता दूँ। ऐसे नहीं कि आपको सिर्फ बता दूँ कि ये सही है, ये गलत है, ये सही है या गलत है, ऐसे नहीं, आपको वजह बता दूँ, कॉन्सेप्ट बता दूँ कि इन चीज़ों के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। ही वॉज अक्यूज्ड और गिल्टी फॉर मर्डर। अच्छा, ही वॉज अक्यूज्ड पैसिव वॉइस है, डायरेक्ट पैसिव वॉइस इसका सेंटेंस है, तो ही के साथ वॉज और पास्ट सिंपल टेंस का एक पैसिव वॉइस है, तो अक्यूज्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। और गिल्टी, मैंने अक्यूज़ और गिल्टी क्योंकि मतलब दोनों का एक ही निकलता है ना, इस वजह से मैंने यहाँ पर दोनों को इस्तेमाल कर दिया, ठीक है। तो एक ही तीर में दो शिकार हो जाए, आप ये समझ लें कि गिल्टी और अक्यूज़ दोनों क्लियर हो जाए ना आपके लिए। और उसके बाद फॉर मर्डर, तो यहाँ पर गिल्टी या अक्यूज़ ये फ़िक्स प्रीपोजिशन के साथ आते हैं, ठीक है। मैं जिसमें कोई वजह नहीं है, ठीक है, कोई अगर ऐसा प्रीपोजिशन है या वर्ब है जो फिक्स्ड है, तो मैं सिर्फ वहाँ पर यही बता सकता हूँ आपको कि ये फिक्स्ड है। उसके पीछे की वजह हो सकती है कोई, पर मुझे अभी तक नहीं मिली। मैंने जितनी रिसर्च की है तो वहाँ पर मुझे एज सच कोई इनकी जो है ना वजह पीछे नहीं मिली। सिर्फ ये है कि ये अपने साथ फ़िक्स प्रीपोजिशन लेते हैं। तो अक्यूज़ जो है या गिल्टी जो है वो अपने साथ फॉर तो नहीं लेते, वहाँ पर ऑफ लेते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर क्या होगा, ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ या गिल्टी ऑफ मर्डर, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद है व्हाट इज़ द टाइम ऑन योर वॉच। यहाँ पर है व्हाट इज़ द टाइम ऑन योर वॉच, तुम्हारी घड़ी पे या पर कितना टाइम हुआ है। यहाँ पर ऑन नहीं आना चाहिए। मैं यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि वो तो क्लियर है, व्हाट इज़ द टाइम सिंपल है। अब यहाँ पर डायरेक्ट हम आते हैं अपने ऑन पर, प्रीपोजिशन पर। ऑन नहीं आएगा,
अगर ऑन नहीं आएगा तो क्या आएगा फिर? मेरे हिसाब से यहाँ पर बाय आएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि बाय क्यों आएगा, ऑन क्यों नहीं? देखें, कॉमन सेंस मतलब बात है, कॉमन सेंस आप इस्तेमाल करें। आपकी घड़ी पर कितना टाइम हो रहा है, पर की जो मीनिंग होती है वो थोड़ी सी ऑकवर्ड लगती है। चलो उर्दू में तो हम बोल लेते हैं, ठीक है, पर असल में टाइम किस ज़रिए से हम देख रहे हैं, वो ज़रिया हमें बताना होगा ना। कि वॉच, आपकी जो एक वॉच है वो ज़रिया है टाइम का, उस ज़रिए से, आपकी वॉच के ज़रिए से कितना टाइम हो रहा है, ठीक है। पर कितना टाइम हो रहा है वो एक अलग उर्दू में तो चलो हम बोलते रहते हैं कि आपकी टाइम जो ना वॉच है उसमें कितना टाइम हो रहा है, उसमें कितना टाइम हो रहा है, उस पे कितना टाइम हो रहा है, ऐसे बोल देते हैं। पर अगर हम इसी उर्दू को ही देखें कि वॉच पर या वॉच में कैसे टाइम होता है, आपकी वॉच से कितना टाइम हो रहा है, यानी आपकी जो वॉच है वो एक सोर्स है ना, वो एक ज़रिया है, वो एक सोर्स और ज़रिया है, तो हम उसको एज ए सोर्स या ज़रिया क्यों नहीं लेते? फिर हमें ये बोलना चाहिए ना कि व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच, ऑन योर वॉच या इन योर वॉच। थोड़ा सा awkward भी लगता है और थोड़ा सा इनसेंसिबल भी लगता है। चलो हम बोलते हैं, हम बोलते हुए आ रहे हैं, हम सुनते हुए आ रहे हैं, पर ग्रामर में ये गलती है, इसको हमने सही करना। यही तो हम सीख रहे हैं कि कैसे हमें पता चले कि कौन कौन सी हम मिस्टेक्स करते हैं। अच्छा, जिसके बाद है साइन विद इंक, यानी आप इंक से साइन करें, यानी इंक पेन से साइन करें। इंक कोई भी ज़रिया है, दोबारा वही बात हो रही है कि आप इंक से बात, मतलब कोई इंक इस्तेमाल करें, उससे साइन करें, और या इंक पेन इस्तेमाल करें, या इंक जो कलम आते हैं उनसे आप उसको इस्तेमाल करें, कुछ भी, मगर साइन जो है आप इंक से करें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या इशू है, ये इंक जो है ना वो अपने साथ, अब यहाँ पर साइन की बात नहीं हो रही, यहाँ पर इंक की बात हो रही है, ठीक है। साइन जो है वो वर्ब है, ठीक है, साइन विद हो सकता है, पर क्योंकि यहाँ पर इंक को प्रीफर किया गया है, जो इंक मैंने इस्तेमाल किया है ना, ये वर्ड इंक जो है वो हमेशा जो है इन में आता है। क्यों इन में आता है, वजह क्या है कि इंक में क्यों आएगा? क्योंकि जब देखें आप, अक्सर पहले ज़माने में ये होता था कि हम अभी तो हम पेन को फिल कर लेते हैं, रिफ़िल कर लेते हैं, मार्कर को रिफ़िल कर लेते हैं। पहले ये होता था कि कलम होते थे, कलम लिखे जाते थे, तो वो एक इंक की एक मतलब छोटी सी होती थी, बॉटल होती थी, या कोई भी ऐसी चीज़ होती थी जिसमें से कलम को, लकड़ी के कलम को या किसी पंख को डुबोकर उसकी जो है निब से लिखा जाता था, ठीक है जना। ये पहले के ज़माने में होता था। आज तो स्टैम्प भी आ गए हैं, सारी चीज़ें आ गई हैं, और पेन भी आ गए हैं, पर पहले के ज़माने में साइन इन इंक इस्तेमाल किया जाता था, और आज भी ग्रामेटिकली इसी को ही माना जाता है, साइन इन इंक, ठीक है। विद इंक पेन हो सकता है, हम कह सकते हैं, पर अगर सिंपल वर्ड आ जाए इंक, तो वहाँ पर आपसे उससे मुराद कुछ भी हो सकती है, वो पेन भी हो सकती है, ठीक है, वो इंक पेन भी हो सकती है, पर सिंपली यहाँ पर जो वर्ड है इंक है। मैंने पेन का इस्तेमाल इसीलिए नहीं किया क्योंकि आप तो कहेंगे कि साइन विद इंक पेन ठीक है, पर यहाँ पर इंक कोई पेन से मुराद है ही नहीं इसकी। जब आप इंक की बात कर रहे हैं ना, जब भी आप इंक पेन इस्तेमाल करें या इंक को इस्तेमाल करें, खाली दोनों में इंक ही आता है, तो मेरे हिसाब से वहाँ पर इन आना चाहिए, क्योंकि उसमें आप डबोते थे। जो पहले के लोग थे वो पेन को या कलम को या पंख को इंक में से डबो के फिर लिखते थे, तो इस वजह से वहाँ पर अभी तक जो है वो इंक ही इस्तेमाल किया जाता है इन के साथ, ठीक है जी। तो साइन इन इंक, ठीक है। ओपन द बुक ऑन पेज 20, बुक खोलें पेज नंबर 20 पर, ठीक है। ऑन 8 आएगा ना, आई थिंक यहाँ पर ऑन नहीं 8 आएगा। ओपन द बुक एट पेज 20। अच्छा, अब ऑन क्यों नहीं आएगा, 8 क्यों आएगा? सिंपल सी बात है, देखें, ऑन जो है हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि ऑन फिक्स्ड टाइम के लिए मतलब जो है, सॉरी, फिक्स टाइम के लिए नहीं, मंथ के दिनों के नाम के लिए हम ऑन को इस्तेमाल करते हैं। ऑन जो है किसी चीज़ के ऊपर कोई दूसरी चीज़ हो और टच में हो तो वहाँ पर भी ऑन को इस्तेमाल किया जाता है, वगैरह वगैरह। यहाँ पर जो है किसी चीज़ के ऊपर की बात ही नहीं हो रही,
डायरेक्ट मतलब किसी को डायरेक्शन दे दी जा रही है कि आपको वहाँ पर पहुँचना है, उस पेज पर जाना है, ठीक है। तो जब आप कह रहे हैं कि उस पेज पर जाएं या उस पेज को खोलें, तो वहाँ पर वो एक किस्म की डायरेक्शन है, ठीक है। और वो डायरेक्शन जो है वो किसी एक लोकेशन की आपको डायरेक्शन बता रहा है। तो जो 20 है ना, पेज नंबर 22 या 20 जो है वो एक किस्म की आप ऐसे समझिए लोकेशन है, एक किस्म की एड्रेस है। तो जब आप एड्रेस को, लोकेशन को फॉलो करते हैं तो वहाँ पर हमेशा आपने एट, आप क्यों बोलते हैं कि आई लिव एट, आप ये भी तो बोल सकते हैं ना, आई लिव एट 22 पेज नंबर 22, आई लिव एट पेज 20, ऐसे भी बोल सकते हैं। या आप कहेंगे आई लिव ऑन पेज 20, नहीं बोलेंगे ना, क्योंकि वो जब आप उसको एज ए एड्रेस लेते हैं, जब आप उसको एज ए अपनी लोकेशन लेते हैं तो वहाँ पर एट आता है। तो यहाँ पर भी एक किस्म की एड्रेस बताता है ना, सामने वाला टीचर आपको बताता है कि आप फ़लाँ पेज पे चले जाएं, तो वो उसने क्या बता दी है कि एड्रेस बता दी, एड्रेस बता दी ना। तो उस एड्रेस के सेंस में आप वहाँ पर ऑन नहीं बल्कि एट इस्तेमाल करेंगे। अच्छा जी, अब हम आते हैं आगे। आई गेव हिम अ गन टू शूट, मैंने उसको एक गन दी शूट करने के लिए। यहाँ पर क्या इशू है, आई गेव हिम, ठीक है, सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म में मैंने उसको दी, पास्ट है तो ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई। उसके बाद गन टू शूट, अब यहाँ पर इन्फिनेटिव केस है टू शूट, क्योंकि यहाँ पर दो वर्ब आ रहे हैं ना, एक गिव है दूसरा शूट है। यहाँ पर ऐसा तो कोई इशू है नहीं। हाँ, यहाँ पर यह है कि आप शूट के बाद विद को लगाएंगे, शूट विद। अब आप सोचेंगे कि लास्ट में, एंड में प्रीपोजिशन देने का क्या लॉजिक है, तो ये बिल्कुल लॉजिक है। आप कह रहे हैं कि मैंने उसको गन दी शूट करने के लिए, उस गन के साथ शूट करने के लिए, यानी कि मैंने उसको गन दी, उस गन से वो शूट करे, उस गन से वो शूट करे। आपका मतलब ये निकल रहा होता है इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, भले आप उर्दू में बोले ना बोले, मगर उसका इनडायरेक्टली मतलब यही निकल रहा होता है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर शूट के बाद विद लगाना है। और इन्फिनेटिव केस में जब भी कोई वर्ब आता है और वो रेफ़र करता है उस चीज़ को जो ऑलरेडी मेंशन है, जैसे यहाँ पर गन मेंशन की गई है ना, और दूसरा जो वर्ब आ रहा है वो शूट है, तो ये शूट है वो गन से, गन को रेफ़र कर रहा है। और वो गन जो है, लाज़मी बात है, उस गन से क्या किया जाता है, उस गन से क्या किया जाता है, शूट किया जाता है ना। तो गन से शूट किया जाता है। अब बोलने का अंदाज़ भले ही आप इसको उर्दू में या इंग्लिश में आई गेव हिम अ गन टू शूट खाली बोल दें तो भी आपको सही लगेगा, पर इनडायरेक्टली ग्रामेटिकली वो गलत हो जाएगा, क्योंकि इनडायरेक्टली और ग्रामेटिकली आपका मतलब वही है कि उस गन से शूट करने के लिए मैंने उसको गन दी, तो यहाँ पर शूट विद होगा। आई गेव हिम अ गन टू शूट विद, मैंने उसको गन दी उससे शूट करने के लिए, गन से शूट करने के लिए मैंने उसको गन दिया, ठीक है जी। उसके बाद है द हिंदी एंड मराठी वर टू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ संस्कृत विच वर वंस स्पोकन इन सब कॉन्टिनेंट, यानी हिंदी और मराठी दो डिफरेंट फॉर्म्स हैं संस्कृत के जो बोली जाती थी सब कॉन्टिनेंट में। यहाँ पर पहले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखते हैं, द हिंदी एंड मराठी वर, ठीक है, दो चीज़ें हैं तो वर यहाँ पर आएगा, और पास्ट है तो वर ही आएगा। टू डिफरेंट फॉर्म्स, ठीक है, यहाँ पर भी मतलब ऑफ संस्कृत, संस्कृत के, विच जो के वर वंस स्पोकन जो कभी बोली जाती थी, पहले बोली जाती थी सब कॉन्टिनेंट में, इन सब कॉन्टिनेंट। अब यहाँ पर इन प्रीपोजिशन है और ऑफ भी प्रीपोजिशन है, ऑफ संस्कृत, ऑफ भी सही है, और सब कॉन्टिनेंट में तो सीधी सी बात है स्पोकन इन हम इस्तेमाल करते हैं। स्पीक इन किसी लोकेशन या किसी एरिया में या किसी रीजन में या किसी कंट्री में बोली जाती हैं तो वहाँ पर हम इन ही बोलते हैं स्पीक के लिए, दूसरा कोई तो इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहाँ पर इशू क्या हो रहा है, यहाँ पर इशू हो रहा है वर का, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का हो रहा है, विच वर स्पोकन, वर जो है, क्योंकि आप जो है ना यहाँ पर वर नहीं लगा सकते, यहाँ पर वॉज आएगा। आप कहेंगे कि हिंदी और मराठी तो दो हैं तो यहाँ पर वर क्यों नहीं, और वाज कैसे आएगा। तो देखें यहाँ पर हिंदी और मराठी बिल्कुल दो चीज़ें हैं, मगर वो किसकी दो चीज़ें हैं, संस्कृत की। और ये जो विच आ रहा है ना, ये संस्कृत के ही बारे में बात कर रहा है,
यानी जो संस्कृत थी वो पहले सब कॉन्टिनेंट में बोली जाती थी और उसके ही दो हिस्से थे, दो फॉर्म्स थे, मराठी और हिंदी, जो अभी भी हैं। ठीक है, अब आई बात समझ में कि हम मराठी और हिंदी जो दो डिफरेंट फॉर्म्स हैं किसके, संस्कृत के। और संस्कृत जो ऐसी ज़ुबान थी जो पहले सब कॉन्टिनेंट में बोली जाती थी। ठीक है, अब संस्कृत क्योंकि सिंगुलर है तो यहाँ पर विच जो है, विच के बाद जो वर है उसको हम माइनस कर देंगे और यहाँ पर वॉज को लगाएंगे क्योंकि संस्कृत के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का इशू था, हमने सही कर दिया, बाकी प्रीपोजिशन को कोई इशू नहीं था। द पार्लियामेंट पास द बिल, अब देखें द पार्लियामेंट पास्ड, ठीक है, बिल ये भी ठीक है। यहाँ पर क्या इशू है, यहाँ पर इशू है आर्टिकल का। जो पार्लियामेंट है वो क्या है, कलेक्टिव नाउन है, और कलेक्टिव नाउन अगर आपने पढ़ा हो, मैंने आपको पढ़ाया भी था, तो कभी भी अपने साथ आर्टिकल नहीं लेता। ठीक है जी, तो क्या होगा, पार्लियामेंट पास द बिल, द पार्लियामेंट नहीं, पार्लियामेंट। उसके बाद है ही इज़ एंग्री ऑन मी, वो मुझ पर गुस्सा है, मुझ पर गुस्सा है। हम उर्दू में से ही बोलते ना, वो मुझ पर गुस्सा है, जो कि गलत बोलते हैं, वो मुझसे गुस्सा है, सिंपल। देखें काफ़ी चीज़ें जब आप उर्दू के अंदर ही सेंसिबल बनेंगे, उर्दू में बोलते हुए अपनी अपनी लैंग्वेज के अंदर, हिंदी में, उर्दू में, तो आपको उसमें भी बहुत सारी चीज़ें जो ना कमियां महसूस होंगी। ठीक है, तो अगर उसको आप सही कर लेंगे ना तो ऑटोमेटिकली इंग्लिश सही हो जाएगी, आपकी ग्रामर सही हो जाएगी। हमारी अपनी उर्दू और हिंदी जो है वही सही नहीं होती, इस वजह से हम इनको जो है उसी हिसाब से लेते हैं, ग्रामर को भी उसी हिसाब से लेते हैं, और फिर हम ग्रामर में भी मिस्टेक्स कर रहे होते हैं इंग्लिश के। ठीक है जी, तो यहाँ पर सिंपल से देखें, वो मुझसे गुस्सा है, मैं सीधी सी बात है, जब मैं कहूँगा वो मुझसे गुस्सा है, मेरे साथ गुस्सा है, तो मैं तो सिंपल विद ही लगाऊंगा ना, ऑन तो नहीं लगाऊंगा। पर जब मैं बोलूँगा ही वो मुझ पर गुस्सा है, तो गलत बोल रहा हूँ ना मेरे भाई, तो वहाँ पर मैं ऑन ही लगाऊंगा, जो कि गलत है। ठीक है, अभी द टीचर एडवाइज्ड टू द स्टूडेंट्स, टीचर ने एडवाइस दी स्टूडेंट्स को। एडवाइस जो है अपने साथ कभी भी प्रीपोजिशन नहीं लेता। एडवाइस वर्ब ही ऐसा है, वो वर्ब ट्रू लेता ही नहीं है, बल्कि प्रीपोजिशन लेता ही नहीं है, डायरेक्ट इस्तेमाल होता है। ठीक है, द टीचर एडवाइज्ड द स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर टू हम माइनस कर देंगे। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछें। मैं दोबारा आपसे कह रहा हूँ कि ये मेरी सारी पर्सनल रिसर्च है, मेरी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है, मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस से सेंटेंसेस हैं, आप डिफ़र कर सकते हैं। अगर आप डिफ़र करते हैं तो बराए करम मुझे सिर्फ वजह बता दीजिएगा, ताकि मैं भी अपनी करेक्शन कर लूँ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो आने तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।